जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। फिर हम लोगों ने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और आज जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वेक्टर पे वो है प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकलता है, उस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। और क्या क्या तरीके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी बातें देखेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि इसके क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। एक तो होता है कि आप कैलकुलेशन करके उसका जो भी आंसर होगा वो आ गया। दूसरा उसका जो पॉइंट होता है, किसी भी वेक्टर का यदि आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप सही से विजुअलाइज कर पाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि प्रोडक्ट यदि निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो भाई कैसे आएगा ये ज़रा समझते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि यदि दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। दो नंबर मतलब स्केलर, जैसे 2 है 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है, तो 6। ये एक नंबर है, नंबर इंटू नंबर नंबर है। समझते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि नंबर इंटू नंबर हम करते हैं तो नंबर मिलता है, फंक्शन इंटू फंक्शन फंक्शन होता है, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स मैट्रिक्स। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दो नंबर को मल्टीप्लाई किए तो नंबर मिला, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फंक्शन मिलेगा। आप 11 क्लास में फंक्शन पढ़े होंगे, 12th में भी फंक्शन है, तो दो फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन फंक्शन होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज ऑल्सो मैट्रिक्स। ये बात तो सही है, लेकिन क्या दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होगा, तो जी नहीं। दो वेक्टर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो आंसर दे सकता है। दो वेक्टर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये या तो नंबर दे सकता है या नहीं तो वेक्टर, दोनों ही केस हो सकता है। नंबर को आप स्केलर भी बोल सकते हैं। तो वेक्टर इनटू वेक्टर, या तो नंबर या नहीं तो वेक्टर, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब समझते हैं कि कब वेक्टर इनटू वेक्टर, नंबर, नंबर कहने का मतलब कोई कांस्टेंट जिसको आप स्केलर बोल सकते हैं, तो वेक्टर इनटू वेक्टर या तो स्केलर होगा या नहीं तो वेक्टर होगा। वेक्टर कहने का मतलब उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो दो वेक्टर को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो या तो एक नंबर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, और या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट आएगा तो वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रख रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो वेक्टर। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो भाई यदि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात किया जाए तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक जो पहला तरीका है जो स्केलर प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, जिसमें हमको स्केलर मिल रहा था, और दूसरा जो हमको मिल रहा था वेक्टर, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या तो स्केलर या नहीं तो वेक्टर। चूंकि स्केलर मिलेगा तो इसका नाम रख दिया गया स्केलर प्रोडक्ट। जैसा नाम जैसा काम वैसा नाम, तो स्केलर मिल रहा था इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्केलर प्रोडक्ट। और जब आपको वेक्टर मिलेगा तो उसका जो नाम है वो रख दिया गया वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे आपके पास वेक्टर ए हो, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग या तो ए डॉट बी ऐसे लिख लेंगे, या नहीं तो इसी चीज़ को हम लोग यदि वेक्टर प्रोडक्ट में लिखना है तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ये दोनों ही जो टर्म है दोनों अलग अलग बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का मीनिंग अलग है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम, जो भी आंसर आने वाला है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अभी तक जैसे आप 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन यदि आपको करना है तो कुछ लोग 2.3 ऐसे, ये तो डेसिमल जैसा लग रहा है, बट 2.3, तो हम लोग 2 3 जा 6, या नहीं तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। सपोज आपके पास कोई नंबर है ए, लेट से इट इज x
एंड दिस इज वाई। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखने का जो तरीका है, मतलब हम लोग एक्स डॉट वाई, दैट इज, ये डॉट सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंबल साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई। और यदि आपके पास एक्स क्रॉस वाई हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिंबल, तो ये एक्स वाई। अभी तक डॉट और क्रॉस में इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से एनालिसिस नहीं था कि ये क्या देगा, चूँकि ये दोनों ही एक एल्जेब्रिक वेरिएबल है, तो मतलब इस तरीके से आता था। लेकिन आज बात हो रही है वेक्टर की, तो यदि वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो या तो ये नोटेशन फॉलो करेंगे, या नहीं तो ये नोटेशन अलग मीनिंग देगा, ये अलग देगा। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है स्केलर प्रोडक्ट। इस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट पे डिस्कशन है, तो इसी पे डिस्कशन करेंगे, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो आइए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यदि बात किया जाए इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। तो 10.3 आपका एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया हुआ है वो स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब भाई डायरेक्ट तो उसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, उसके लिए आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो थ्योरी उसमें चाहिए वो है स्केलर प्रोडक्ट, और नॉट ओनली स्केलर प्रोडक्ट, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, इसके बाद उस एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो आइए इस बात को हम देखते हैं। यहाँ पर 10.2 नहीं बल्कि 10.3 होगा। तो ये 10.3 एनसीईआरटी का, और इस टॉपिक मतलब इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होगी, तो आपको सबसे पहले ये टॉपिक ही यही है, स्केलर प्रोडक्ट, या नहीं तो इसको आप बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये टॉपिक हो गया। अब इसके अंदर यदि आप जाएंगे, इसी से जुड़ी हुई ये सारे बातें हैं। क्या बात है, तो स्केलर प्रोडक्ट ये जो भी निकाले, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये मतलब फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम देखेंगे, क्या विजुअलाइज कर पाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे इस स्केलर प्रोडक्ट का। फिर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, और ये पूरे मतलब अलजेब्रा में, मतलब वेक्टर अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बट फिजिक्स में प्रोजेक्शन से रिलेटेड टॉपिक बहुत कम था, या शायद नहीं के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर मतलब जो टॉपिक दिया हुआ है वो प्रोजेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और कंपटीशन में भी आएगा। तो इस टॉपिक को समझना, मतलब ये जो वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, और इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब दो वेक्टर दे देगा, सपोज ए एंड बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और ये जेई मेन एडवांस तक पूछा जाता है, एंड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो सब में पूछा जाता है। तो आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है तो फिर उसका क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझेंगे, और देन ये सब जब डिस्कस हो जाएगा तब हम लोग इस एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो आइए पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। आपको आपके सुविधा के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये इस लेक्चर में नहीं है, ये अलग से दूसरे लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, जहाँ पर केवल और केवल प्रॉब्लम डिस्कशन। तो हम टॉपिक में चलते हैं सीधा। ये हमारा मेन टॉपिक है, और इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है और इसका क्या मीनिंग होगा। ए डॉट बी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट, और आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। समझिए, यदि हमारे पास दो वेक्टर हो, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो भाई ए डॉट बी निकालना है, या मतलब उसका स्केलर प्रोडक्ट देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है कि दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल है। तो इस एंगल को हमने एज्यूम किया, लेट से इट इज थीटा। अब हमको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो ए डॉट बी, इसको डिनोट करने का तरीका है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी होगा क्या, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप समझते होंगे कि दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, and multiplied by cosine of the angle between these two vector। a dot b
इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आप यहाँ पर समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो एक नंबर होगा, स्केलर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज ऑल्सो स्केलर, एक नंबर होगा। कॉस थीटा ये जो आएगा वो भी एक नंबर आएगा। कहने का मतलब ये जो आप RHS में देख रहे हैं, ये स्केलर 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 तीनों स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर होगा। इसीलिए ए डॉट बी जो है ये स्केलर नंबर देगा, और ये स्केलर चूंकि दे रहा है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्केलर प्रोडक्ट। चूंकि इसमें डॉट का यूज किए हैं इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई ए डॉट बी की। अब थीटा जो यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा होना चाहिए 0 से लेकर के पाई के बीच में, यदि रेडियन में रख रहे हैं तब, और यदि मतलब डिग्री में रखेंगे, डिग्री में है तो 0 डिग्री से लेकर के दैट इज 180 डिग्री तक। यदि इससे ज़्यादा कोई एंगल आ रहा है तो फिर आप एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इस रेंज में ला करके फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो ए डॉट बी जो भी आएगा, इसका जो भी वैल्यू होने वाला है वो या तो पॉजिटिव होगा, या नहीं तो निगेटिव होगा, या नहीं तो 0 होगा। तो भाई पॉजिटिव कब होगा, तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यदि आपका थीटा 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 क्या हो सकता है, ये जो थीटा जो भी आएगा तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या नहीं तो सेकेंड क्वाड्रेंट, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो निगेटिव होगा। और यदि मान लीजिए थीटा 90 डिग्री आ रहा है तो ये ए डॉट बी जो है दैट विल बी 0, उस केस में इसका आंसर 0 होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बोल दिया जाए कि ए डॉट बी यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे, तो भाई जिस डायरेक्शन में वेक्टर है ए, जैसे ए वेक्टर एक वेक्टर, उसी डायरेक्शन में आपका दूसरा वेक्टर आ गया वेक्टर बी, तो ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, तो उस केस में ए डॉट बी होने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस 0 डिग्री आपको पता होना चाहिए। कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1। कहने का मतलब इसको हम सिंपली ए से भी लिख सकते हैं और इसको सिंपली बी, तो ये भी वही थीटा यदि आपको 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री, देन ए डॉट बी क्या होने वाला है, तो दैट विल बी निगेटिव, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो ये आ जाएगा। इसको हम ए बी एंड दिस इज -1, तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो ये था मतलब ए डॉट बी कि कैसे मतलब एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और क्या एंगल होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट यदि इसके बारे में हम बात करें तो इसका मतलब हम स्पेशल केसेस आप बोल सकते हैं, स्पेशल केसेस कि ए डॉट बी, यदि ए डॉट बी हमारे पास है तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज कॉस थीटा। अब ये अलग अलग केसेज हो सकता है, जैसे थीटा 0 डिग्री है, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन आपने अभी अभी देखा कि ए डॉट बी इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उस केस में आपको ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड केस आपने देखा, यदि थीटा आपने 180 डिग्री रखा देन ये ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वो आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये -1, तो सिंपली इसको हम लोग -ए बी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, यदि ए और बी के बीच में इफ़ ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, मतलब दिस इम्प्लाइज कि थीटा यदि 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो ए डॉट बी, देन हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी ये जो है ये आपको ए बी और cos 90 आपका 0 होता है, दिस इज ए बी इंटू 0 दैट इज 0, तो उस केस में ए डॉट बी आप बोल सकते हैं। तो जब कभी भी ये निकालना हो, क्वेश्चन में आता है कि प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर
टू दिस वेक्टर। तो उस केस में आप देख लीजिए कि यदि वो 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 आएगा और फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उस केस में स्केलर प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो 0। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास ए डॉट बी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को आप फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो कहीं पर ये बात लिखा हो तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा जो रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, देन ए डॉट बी जो है वो निगेटिव होने वाला है, तो लेस देन 0। तो ये बात है तो ये लिख लेंगे, और ये बात है तो ये समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो जैसे हमारे पास आई डॉट जे यूनिट वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग था उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आई डॉट जे यदि हमसे पूछा जाए तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और आई और जे के बीच का जो एंगल होता है दैट इज cos 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 0, क्योंकि ये 1 और cos 90 0, तो ये 0। सिमिलरली जे डॉट के जो होगा दैट विल बी 0। के डॉट आई यदि होगा, के डॉट आई दैट विल बी ऑल्सो 0। ये आपको फिगर कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड लेट इट इज जेड एक्सिस। इधर का जो वेक्टर है दैट इज आई, यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। So the dot product of these two vectors, any two vectors will be 0. Next यदि बात किया जाए I डॉट आई की, I डॉट नेक्स्ट यदि बात किया जाए कि दो वेक्टर, ये जो I है I डॉट आई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I का मैग्नीट्यूड एंड उस केस में cos 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो ये हो गया 1, मतलब I डॉट आई हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली यदि आप जे डॉट जे या के डॉट के निकाले तो भी ये 1 ही आने वाला है। तो ये बात हो गई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि डिसिमिलर है, अलग अलग है, तो 0 होगा, और सेम है तो उस केस में ये 1 होगा। एक और चीज़, यदि आपको कोई दो वेक्टर सेम हो, ए डॉट ए, यदि दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा हो ए डॉट ए, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ज़रा समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दोनों के बीच का एंगल, तो चूंकि दोनों ही सेम वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए यही खुद ही है दूसरा वेक्टर ए, तो दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और cos 0 होता है 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो अब कहीं भी आपको ए डॉट ए मतलब मिले तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और या नहीं तो इसको सिंपली ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि कहीं पर आपको दिख गया कि बी डॉट बी दिया हुआ है, बी डॉट बी, तो आप सिंपली बी का मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर उसका होल स्क्वायर जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा, वो एक नंबर आएगा, स्केलर नंबर आएगा। तो ये बात थी स्पेशल केसेज और इससे रिलेटेड। यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन कि ए डॉट बी क्या होता है, तो ये एक रियल नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। अब ए एंड बी द टू नॉन जीरो वेक्टर, यदि वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए एंड बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर, देन ए डॉट बी इज 0, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा तो ही ये 0 हो सकता है। कहने का मतलब ए डॉट बी यदि 0 है तो आप ये बात इंक्लूड कर सकते हैं, और यदि ये है तो आप ये मतलब इंक्लूड कर सकते हैं।
इफ थीटा जीरो, यदि थीटा जीरो हो उस केस में ए डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डायरेक्ट। और यदि दोनों सेम वेक्टर हो जाए ए डॉट ए, यदि ए और ए दोनों सेम है तो डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। यदि थीटा पाई है तो ए डॉट बी उस केस में निगेटिव होगा। इन पार्टिकुलर यदि ए डॉट बी माइनस ए बी एज दिस इज इन केस 6, चलिए ये सेम केस था। इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जैसे आई डॉट आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सेम का आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा, और यदि अलग अलग वेक्टर ले लेंगे आई डॉट जे डॉट के तो उस केस में 0 देगा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये चीज़ थोड़ा समझना है यहाँ पर। इसको ज़रा समझते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल यदि हमको निकालना है तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल ये पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछा जाएगा। कैसे हम लोग निकाल लेंगे ये ज़रा समझ लीजिए। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। लेट से वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये एंगल हमसे पूछा जाएगा। तो भाई ए डॉट बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी ये होता है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा हमको मिल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। आपको पता होना चाहिए कि ए का मैग्नीट्यूड उसको हम लोग सिंपली ए से लिखते हैं और बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी ऐसे लिखते हैं। तो कॉस थीटा इज दिस, या नहीं तो आप और मतलब लिखना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ए डॉट बी, और ये जो ए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज बी का मैग्नीट्यूड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो अभी रिजल्ट जो भी यूज कर रहे हैं सेम यही रिजल्ट, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करके आप 3D ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना रहता है, और वहाँ पर दो लाइन दो वेक्टर के पैरेलल होता है, तो वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो जब 3D में डिस्कस करेंगे तो उस समय डायरेक्ट बोल देंगे कि ये वेक्टर में तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। या नहीं तो दो प्लेन, एक और चैप्टर है 3D में स्ट्रेट लाइन के बाद प्लेन, वहाँ भी दो प्लेन के बीच का जब एंगल निकलता है तो वहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। कुल मिलाकर के हम ये बोले ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम का है, मतलब आगे जा कर के इन बातों का ज़रूरत मतलब आपको पढ़ने वाला है। इसीलिए आपसे मतलब सजेशन है कि इस चीज़ को आप ठीक से समझ लीजिए। तो ये बात हो गई कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट या नहीं तो स्केलर प्रोडक्ट। आप नंबर में आप पढ़े होंगे, जैसे 2 आप ये समझते हैं, जैसे 2 × 3 तो क्या होता है 6, 3 × 2 ये भी 6। भाई इसको क्या बोलते हैं, हम ये बोलते थे कि 2 × 3 एंड 3 × 2, मतलब ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि ए × बी प्लस, सॉरी आपने ये पढ़ा था 2 × 3 + 4 यदि है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इधर भी आप कैलकुलेट करेंगे मतलब ये 14 आ रहा है, इधर भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 2 जा मतलब 14, 14 = 14, मतलब ये भी बात सही है। अभी हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, और इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो आपने देखा इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। खैर वेक्टर में भी वेक्टर जो होता है इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ये जो है यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होता है। 2 × 3 - 4 यदि रहे तो आप 2 × 3 - 2 × 4 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से वेक्टर भी फॉलो करता है। वेक्टर में क्या होता है, ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आप चाहे ए डॉट सी,
आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, यदि हमारे पास यहाँ पर माइनस में रहे ए डॉट बी माइनस सी, तो हम इसको ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बोल सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर फॉलो distributive property over addition and it also follow the distributive property over subtraction। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि a डॉट बी प्लस सी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक और प्रॉपर्टी आप देखेंगे, a एंड b यदि टू वेक्टर हैं और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे लेमडा ए और इसको b ऐसे लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा को बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा a डॉट बी, और या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इधर रख दीजिए और लेमडा को बी के साथ रख दीजिए, मतलब रिजल्ट सेम आने वाला है। और एक तीसरा जो यहाँ पर शायद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया होगा, अच्छा यहाँ पर नहीं है, तो तीसरा जो होता है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब वेक्टर का जो कम्यूटेटिव स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑर्डर को चेंज कर देने से इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम बोल सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हो गया आपको टू इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ दो है लेकिन ये तीसरा है, तो मतलब तीन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पर जो टॉपिक है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन द गिवन कंपोनेंट फॉर्म, ये बहुत काम का है और इस पे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। और ये अभी जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में काम देने वाला है, और अगले चैप्टर में भी काम देगा, उसके अगले चैप्टर में भी काम देगा, मतलब 3D में काम देने वाला है, और उसके अगला जो प्लेन है उसमें भी काम देने वाला है। टू वेक्टर्स इफ ए एंड बी आर इन कंपोनेंट फॉर्म, सपोज लेट ए एंड बी, सपोज हमारे पास ए कोई वेक्टर है जो कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हमारे पास कोई वेक्टर है। लेट से वेक्टर बी जो b1i प्लस b2j एंड b3k, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई a डॉट बी क्या होगा। तो a डॉट बी यदि आपको निकालना है a डॉट बी, तो a डॉट बी हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट प्रोडक्ट b1i प्लस b2j एंड दिस इज b3k। अब आपको चूंकि डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसमें पहले ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये सबसे करना होगा, फिर ये वाला लेंगे, फिर इस तीनों से करेंगे, फिर ये लेंगे, फिर इसे करेंगे। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा a1i का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे वेक्टर के साथ b1i प्लस b2j एंड दिस इज b3k। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं a2j, तो प्लस a2j एंड इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट b1i प्लस b2j j कैप प्लस b3k कैप, और लास्ट जो कि a3k वेक्टर k कैप डॉट प्रोडक्ट b1i कैप b2j कैप एंड दिस इज b3k कैप। भाई अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो a1 b1 ये तो ठीक है, i डॉट i मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 होगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस a1 b2, तो a1 b2 j डॉट j 1 मतलब i डॉट j है तो i डॉट j 0 होता है, तो यहाँ 0। उसी तरह से a1 b3 और i डॉट k 0, तो यहाँ 0। a2 b1 हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि j का i से करेंगे 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। a2 b2 होगा a2 b2, और j डॉट j 1 होगा, तो ऐसे ही लिख दिया। फिर j डॉट k करेंगे तो 0 होने वाला है, k डॉट i करेंगे तो ये 0 आएगा, a3 k डॉट j ये भी 0 आने वाला है, a3 b3 मतलब a3 इंटू b3 रहेगा, और k डॉट k जो है जो कि 1 होने वाला है। आप चाहे तो इस तरीके से a1 b1 और फिर a2 b2, चूँकि ये 0 ही होगा इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिया, ये बात नहीं लिखा। हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा ये, एक ये बचा, एक ये बचा a2 b2 और एक ये बचा, 3 टर्म बच गया है। कहने का मतलब
A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। आप ध्यान से देखिए तो A डॉट बी क्या मिला, तो ये मिला कुछ इस तरीके से। अब कहीं भी कभी भी यदि अब इस तरह का आपको टर्म आता है कि A डॉट बी निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए A1 B1 यहाँ जो भी नंबर है, फिर A2 B2 फिर A3 B3, उसको ऐड कर दीजिए। आई जे के हट गया, इसमें कहीं भी कोई वेक्टर नहीं है, आई जे के नहीं लगा हुआ है, ये एक आपको स्केलर नंबर देगा। तो इस तरीके से आप ए डॉट बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समझिए, यदि इस तरीके से हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं, तो यदि हमसे बोला जाए कि भाई इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो यदि हमको एंगल निकालना हो तो भी मेरे लिए आसान हो गया। तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए डॉट बी, अभी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। भाई साहब ए डॉट बी क्या रिजल्ट आया है, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में ही इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर, सॉरी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और ये जो भी कैलकुलेट हो करके आएगा तो वहाँ से कॉस थीटा मिल जाएगा। जब थीटा मिल जाएगा तो फिर कॉस इनवर्स, और ये जो भी चीज़ है यदि इसका वैल्यू हम जानते होंगे तो उसका आ जाएगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 का क्या होता है 60 डिग्री, तो वो आ जाएगा। या मान लीजिए 0 आ रहा है तो 90 डिग्री हो गया, या 1/√2 आया तो 45। और यदि कुछ ऐसा वैल्यू जो हम नहीं जानते हैं तो आप कॉस इनवर्स और ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यदि कंपोनेंट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन इन द कंपोनेंट, ये जो दिया हुआ है आई जे के, तो दैट इज इन द कंपोनेंट। ये मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है, और जेड डायरेक्शन का ये कंपोनेंट है। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म में हो तो कैसे ए डॉट बी निकालेंगे, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में याद रख सकते हैं। इसके बेसिस पर यदि बात किया जाए कि दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास वेक्टर ए है जो कि लेट से 2y माइनस 3j प्लस 4k दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट इज वेक्टर बी जो कि 3i प्लस 4j एंड दिस इज माइनस 2k। अब हमसे बोल रहे हैं कि भाई आप ए डॉट बी निकालिए। देखिए क्या क्या निकालना है, फाइंड ए डॉट बी क्या होगा, दूसरा बी डॉट ए क्या होगा, तीसरा थर्ड नंबर ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये चीज़ आप बताइए। तो बहुत ही आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ए डॉट बी निकालना है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, उस रिजल्ट को आप फॉलो करिए। A1 B1 A2 B2 एंड दिस, तो क्या आ जाएगा 2 × 3, 2 3 जा 6, 2 × 3 प्लस माइनस 3 × 4, देन आप चाहे तो फार्मूला लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 × -2, तो ये होने वाला है 6, 2 3 जा 6, 4 3 जा -12, 4 2 जा -8, ये आपको आ गया 6, 12 एंड 8, तो ये हो गया 20, 20 माइनस 6 दैट इज -14, यही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज ए डॉट बी निकाले। हमसे क्या बोल रहा है बी डॉट ए, भाई बी डॉट ए इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी ओनली, तो इसको डायरेक्ट आप ए डॉट बी लिख सकते हैं जो कि -14। तीसरा हमसे पूछा गया था कि उसका एंगल बिटवीन निकाले, तो पहले कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा लिखेंगे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर देना है। ए डॉट बी हम लोगों को -14 आया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए यदि हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर नेक्स्ट जो है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और -2 का स्क्वायर जो कि 4 आएगा। अब यहाँ से यदि आप देखेंगे तो कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू -14
एंड 16 4 20, 16 प्लस 4 20 प्लस 9, तो रूट 29, एंड दिस इज ऑल्सो 16 प्लस 4 20 एंड 9, तो ये रूट 29। कुल मिलाकर के कॉस थीटा जो हमारे पास मिला, तो ये हमको मिला है -14/29, तो थीटा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -14/29। अब इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम जानते तो फिर लिख देते। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर यदि किसी कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और कैसे उस पर कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, पूरे चैप्टर में ये मतलब अभी तक जितना भी पढ़े हैं ये कम्प्लीटली नया टॉपिक है और ये ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट यदि आप पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट यदि आप पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को ना समझे तो ये बहुत बड़ा कमी आपको माना जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यदि आप एनसीईआरटी का बुक या कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखा जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, पहले आप इसको समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ से पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये भी हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन समझना है कि प्रोजेक्शन होता क्या है, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये कोई लाइन है, आपको ये कोई मैंने लाइन सेगमेंट अभी बनाया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है और ये हमारे पास कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन। अब ए बी का प्रोजेक्शन, ये एक लाइन दिया हुआ है, दिस इज द लाइन। यदि आपसे पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, यदि आपसे ये पूछे कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए बी जो कि एक लाइन सेगमेंट है ऑन ये लाइन एल मान लीजिए, ऑन लाइन एल, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है बहुत ही आसान, आप शैडो समझते हैं, है ना। इसका शैडो इस पर आना चाहिए। कितना लेंथ का शैडो यहाँ पर आ रहा है ये ज़रा समझिए। करना क्या है, इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करिए ये, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब ये मान लेते हैं m एंड दिस इज n। ये जो भी लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, यही इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन दिस लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल ये है कुछ नहीं बल्कि ये mn का जो भी लेंथ आएगा, लेंथ मतलब उसका जो डिस्टेंस, वो एक नंबर आएगा स्केलर, तो वो कहलाएगा आपको प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। अब जरा सोचिए, यह अभी लाइन है, हो सकता है कि इसमें ऐसा भी केस हो सकता है कि ये आपको वेक्टर दिया हो। जैसे ये आपको एक लाइन, ये एक लाइन है और ये आपको एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, लेट्स से इट इज वेक्टर ए बी एक वेक्टर है और ये जो लाइन दिया है मैंने। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये इस पे परपेंड मतलब क्या प्रोजेक्शन होगा, तो आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ये जो भी लेंथ आएगा दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे वेक्टर दिया हो, ये वेक्टर ए एंड बी, और एक लाइन मतलब लाइन ना दे करके आपको डायरेक्टेड लाइन दे सकता है कि जैसे ये डायरेक्टेड लाइन मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन में रहा होगा, तो ये लाइन मतलब हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन। तो किसी वेक्टर का किसी डायरेक्टेड लाइन पर क्या प्रोजेक्शन होगा, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए और ये जो भी लेंथ आएगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस डायरेक्टेड लाइन। तो ये बात हो गई। या नहीं तो और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर बी। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होगा, तो फिर वही बात, आपको यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेना है और ये इस तरीके से, और ये जो भी लेंथ होगा। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इस तरीके से हो, मतलब यहाँ से दोनों मतलब फिगर कुछ इस तरीके से हो, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो हम लोग कैसे मतलब प्रोजेक्शन
फाइंड आउट करेंगे। ये सारे केसेज हैं और प्रोजेक्शन में इस तरीके की बातें आ सकती हैं। तो हम किस तरीके से मतलब प्रोजेक्शन निकालेंगे उस चीज़ को ज़रा समझते हैं। अभी यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एन अदर वेक्टर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछ रहा है दूसरे वेक्टर पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं इस बात को। इस चीज़ को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी हम अब समझते हैं कि मतलब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे ए डॉट बी ये ए बी कॉस थीटा होता है, या ए का मैग्नीट्यूड, इसको हम ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस थीटा। चूंकि हमको प्रोजेक्शन निकालना है तो आप समझिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो अभी अभी जो हम लोगों ने देखा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो हम लोग क्या देखे कि ए डॉट बी, आप ए डॉट बी लिखे, डिवाइड किए किससे, तो ए पे बोला जा रहा था तो ए के मैग्नीट्यूड से ये काम किए। अब इस चीज़ को ज़रा समझिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए डॉट बी लिखा हुआ है, हम इसको अलग अलग कर दिए, ए डॉट ए और ए का मैग्नीट्यूड इसको अलग किया और इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। ये जो ए का मैग्नीट्यूड है और उसको उसी के ए वेक्टर ए है और इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए, तो ये बन गया एक यूनिट वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर बी। कहने का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, या तो आप ये रिजल्ट याद रखिए या नहीं तो ये रिजल्ट फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो इससे जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जो कि बी कॉस थीटा बी का मैग्नीट्यूड, और ये या तो ये फॉलो करें पहला नंबर पे, सेकंड हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं, थर्ड हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगा तो हो सकता है कि किसी भी फॉर्म में दिया हो, आप कभी ये यूज कर सकते हैं या आप ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। ये आप तब यूज करेंगे जब एंगल दिया होगा, तो उस केस में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और ये लगा करके, जब ए नहीं पता हो तो इसका यूज किया जा सकता है। यदि एंगल ना दिया हो और दो वेक्टर ही दे दिया हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में, तब उस केस में ये लगाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर एंगल निकालिए तब जा कर के आप वो काम करिए। तो उस केस में हम इस सेकंड फॉर्म का यूज कर लेंगे। या नहीं तो कभी आपके पास इंफॉर्मेशन ही इस तरीके से हो कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया हो, यूनिट वेक्टर दिया हो और तब आपको पूछा जा रहा हो, तो इसका यूज करेंगे। ये कहना क्या चाह रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछा जा रहा था, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये ओ है और ये एम है। यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ होगा उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब समझिए यदि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए निकालना है तो क्या किया हम लोग, तो या तो बी कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस थीटा, या नहीं तो ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड कर देना है जिसके ऊपर निकाल रहे हैं, ए पे निकाल रहे हैं तो ए के मैग्नीट्यूड से, या नहीं तो ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है इसी को समझना है। ये बोल रहा है कि यदि आपको बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है, ए वेक्टर पे, तो आप क्या करिए, ए वेक्टर के एलोंग कोई एक यूनिट वेक्टर, मतलब ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहा होगा, तो 1 यूनिट, सपोज ये वेक्टर मैंने मान लिया दिस इज यूनिट वेक्टर। ए के डायरेक्शन में जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड इसका जो प्रोजेक्शन निकालना है, उस डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। जब वो यूनिट वेक्टर आ गया तो उसका डॉट प्रोडक्ट सिंपली इसके साथ कर दीजिए, क्योंकि इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 होगा एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज कॉस थीटा, तो ये आपको मिलने वाला है सिंपली
बी कॉस थीटा, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ये मैच कर गया। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या नहीं तो सपोज ये हो गया, ये बी का प्रोजेक्शन। सिमिलरली यदि आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बोला जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो पहले नंबर पे आता है, तो ए का प्रोजेक्शन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। आप या तो ये यूज कर लीजिए, या नहीं तो और क्या यूज कर सकते हैं, चूंकि बी पे निकाला जा रहा है, वेक्टर बी पे, तो ए डॉट बी, जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है, तो ए उसके साथ डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। या तो ये यूज कर लीजिए, या नहीं तो और क्या यूज कर सकते हैं, तो ए डॉट, और इसको यदि हम इधर करेंगे तो बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, और ये कुछ इस तरीके से ए, और ये बन जाएगा आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अलोंग वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो या तो ये यूज करिए, क्योंकि इसको यदि हम यूज करेंगे आगे, यदि ए डॉट वेक्टर ए, यदि हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि जो एंगल यहाँ पर यदि थीटा बन रहा है ए और बी के बीच का, तो यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लिए हैं, तो उसके बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ से ये जो भी आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मॉडुलस ऑफ ए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता और ये कॉस थीटा, तो कुल मिलाकर के ये हमको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस थीटा, एंड दिस इज ए कॉस थीटा। तो भाई इस तरीके से आप मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आप निकाल सकते हैं। इसका फिगर यदि देखा जाए तो हम लोग फिगर इस तरीके से बना सकते हैं। इसका यदि ड्राइंग देखें तो ये वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, चूंकि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछा, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो इस ए से आपको परपेंडिकुलर इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। दिस इज 90 डिग्री, लेट से इट इज ओ एन। अब आपको यहाँ से ये जो लेंथ, जो भी लेंथ आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओ एन, दिस ओ एन इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये हो गया। तो ये आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया कि बी पर निकाल रहे हैं, तो बी के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, इसी डायरेक्शन में जो भी आएगा तो वो 1 यूनिट लेंथ का होगा, तो इसको माने यूनिट वेक्टर, और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर वो वही रिजल्ट आएगा। तो ये था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर बात किया जाए कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे सपोज कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और 2y, दिस इज -3j एंड दिस इज 4k। लेट से वेक्टर बी, दिस इज i प्लस 2j माइनस 5k। अब हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या करना है, सिंपली ए डॉट बी, जो अभी चूंकि कंपोनेंट फॉर्म में है तो ये लगाना सही रहेगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी के डायरेक्शन में पूछा है, तो यहाँ पर बी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, 2 × 1 2 होगा, 3 2 जा 6 तो -6, 4 5 जा जो भी आएगा, तो ये आने वाला है आपको -20, 4 × 5 तो दैट इज -20। और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो ये मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा हमको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर, तो दैट इज -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 -
26, 25 प्लस 4 29 और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 30, ये आपको मिल जाएगा 20 माइनस 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है वेक्टर। ये प्रोजेक्शन आपको निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड की यदि बात करेंगे तो ये मतलब 24 अपॉन रूट 30, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही आंसर आ सकता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज़ आपको समझना है कि ये निगेटिव का मतलब क्या होता है और ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। ये जो प्रोजेक्शन हमको आया तो अभी ये निगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन निकाले हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टॉपिक को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं कि मतलब क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ और निगेटिव क्या इंटरप्रेट कर रहा है। तो इस टॉपिक को आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे सपोज ये वेक्टर ए है, लेट से वेक्टर ए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जैसे वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, और यदि ये थीटा हमारा थीटा 0 से 90 के बीच में हो, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, तो उस केस में आप यदि मतलब ये प्रोजेक्शन लेंगे तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस केस में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी डायरेक्शन होगा ओ एम वेक्टर ओ एम जो होगा इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर। ये हो गया ए एंड दिस इज वेक्टर बी। सपोज यह अभी 0 से 90 के बीच में है। सपोज थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। उस केस में क्या हो सकता है, तो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यह आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी इधर आ गया, यह वेक्टर बी हो गया। अब कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन ए पर, तो कैसे निकलेगा भैया, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये एम है, तो अभी आप देखिए ओ एम का जो डायरेक्शन है, ओ एम जो है ओ एम का डायरेक्शन अपोजिट, ओ एम इज अपोजिट टू वेक्टर ए। तो इस केस में जो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा तो वो निगेटिव आ जाएगा। तीसरा थर्ड केस क्या हो सकता है, यदि थर्ड पॉसिबिलिटी जो देखा जाए, थीटा यदि आपको 90 डिग्री 180 डिग्री से लेकर के 270 180 से 270 के बीच में हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज लाइक दिस। यदि ऐसा है, यहाँ पर ये एंगल सही नहीं था, वन 180 से बड़ा होना चाहिए, 270 से छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बनेगा और ये एंगल आपको रिफ्लेक्स एंगल की तरह लगेगा। तो यहाँ पर ये जो थीटा है 180 और 270 के बीच में है। इस केस में यदि हमको बोला जाए कि प्रोजेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है वेक्टर ए पर, तो ये फिर भी इस डायरेक्शन में आएगा ओ एम, मतलब इसका जो प्रोजेक्शन लेंथ मैग्नीट्यूड वही आएगा बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ओ एम वेक्टर यहाँ भी आपको क्या होने वाला है, मतलब अपोजिट टू वेक्टर ए। तो यहाँ यदि प्रोजेक्शन निकालेंगे तो भी निगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ, यदि थीटा हमारा 270 से लेकर के 360 के बीच में हो तब क्या फिगर बन सकता है, तो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। और इस केस में यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका, और ये मतलब इधर से आप देखेंगे तो ये जो एंगल आपको थीटा दिख रहा है तो ये 360 मतलब 180 से 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। इस केस में ओ एम, ये जो ओ एम है, ओ एम दैट इज एलोंग इन द डायरेक्शन, या नहीं तो एलोंग वेक्टर ए इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इस केस में पॉजिटिव, यहाँ जो प्रोजेक्शन मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ प्रोजेक्शन जो मिलेगा वो भी पॉजिटिव, और यहाँ यदि आप देखेंगे तो इस केस में आपको प्रोजेक्शन निगेटिव मिलने वाला है, यहाँ पर जो देखेंगे तो वो निगेटिव मिलने वाला है।
यदि आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें फिगर दिया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन वो समझने में परेशानी होगी क्योंकि लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं। एनसीईआरटी का यदि आप बुक देखेंगे तो ठीक यही फिगर वहाँ बना हुआ है। अब बहुत लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये आप देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन लाइन, यहाँ पर लाइन कहने का मतलब है डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन, ये डायरेक्टेड लाइन दिया हुआ है, डायरेक्टेड लाइन। अब समझिए यहाँ पर ये एक आपको डायरेक्टेड लाइन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने दिया है, तो ये डायरेक्टेड लाइन हुआ। अब ये ए बी वेक्टर का ए इस लाइन पर प्रोजेक्शन, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये ए सी, ये जो ए सी हुआ ये प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड हुआ, और ए सी वेक्टर जो हुआ, ये जो ए सी वेक्टर को यहाँ पर डिनोट किया गया है मतलब वेक्टर पी से, जो कि ए सी वेक्टर है। ये जो ए सी वेक्टर जो आया तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। अब यहाँ समझना है कि ये थीटा आप यदि 0 और 90 के बीच में है तो आपका प्रोजेक्शन वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, और अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब इस केस में पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप देखिए, यदि थीटा आपका मतलब कहाँ है, सेकंड केस ये है 90 से 180 के बीच में है, तब आप देखिए इधर है अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा 180 से 270 के बीच में है तो फिर भी ये अपोजिट है, और यदि 270 से 360 है तो इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो ये प्रोजेक्शन से रिलेटेड ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है और इसको समझना चाहिए। जो लोग इसको स्किप कर देते हैं वो बहुत बड़े लॉस में होते हैं। तो ये बात हो गई। ये देखिए ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक है और उसी का लाइन है, और ये कितना बेहतरीन लाइन है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर along the line L, then the projection of vector A on the line L is given by A dot वेक्टर P कैप। समझिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये आपका कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट जो भी रहा होगा, डायरेक्टेड लाइन है, ये लाइन L है, और ये कोई वेक्टर A है, दिस इज वेक्टर A। इस वेक्टर का पूछ रहा है कि इस L पर मतलब प्रोजेक्शन, इस L पर प्रोजेक्शन, ये हमने OM बनाया, तो क्या था, A का प्रोजेक्शन यदि L पर निकाल रहा है तो प्रोजेक्शन ऑफ, हम लोगों ने जो पढ़ा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन लाइन L यदि लिखना है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा जो होता था एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड द लाइन। ये बात हो गई। एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि A का प्रोजेक्शन आप लाइन पे निकाल रहे हैं तो आप लाइन के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखिए, और उस यूनिट वेक्टर को उस जो वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब A का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो इस लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग कोई एक यूनिट वेक्टर, लेट से इट इज P, यही उन्होंने बोला, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर P है, P कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो प्रोजेक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ा वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ P कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन देन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, तो उस वेक्टर का सिंपली से मल्टीप्लाई। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन द वेक्टर B, A का प्रोजेक्शन B पर, तो क्या करते थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, और जिस पे पूछा B पे पूछा तो B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, और यदि B का पूछता A पे तो A के मैग्नीट्यूड से। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप गिवन बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन द वेक्टर B इज गिवन बाय A डॉट B, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, A डॉट B यहाँ पर होता A डॉट B डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड, या नहीं तो आप लिख सकते हैं इसको A को अलग कर लीजिए और इस दोनों को अलग कर दीजिए, और या नहीं तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट B और मैग्नीट्यूड को आप अलग कर लीजिए, मतलब दोनों ही तरीका ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय वेक्टर B, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और A डॉट B इस तरीके से, या नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A वेक्टर B एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, या नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट, और ये क्या है तो यूनिट वेक्टर अलोंग B, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ थीटा इज 0 डिग्री, यदि थीटा 0 डिग्री है देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी ए बी इट सेल्फ, थीटा 0 है भाई, थीटा 0 हो गया तो ये वेक्टर ए बी
ए बी का प्रोजेक्शन ए बी पे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कॉस जीरो। ए बी का प्रोजेक्शन यदि हम निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इट सेल्फ इफ थीटा जीरो। यदि यहाँ पर थीटा जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, तो ये सिंपली कॉस जीरो, यहाँ पर कॉस थीटा, तो ए बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस जीरो डिग्री, थीटा इस केस में 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर आने वाला है ए बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी और कॉस जीरो होता 1, तो वही आ जाएगा। यदि थीटा आपका π/2 हो गया 90 डिग्री या 3π/2, तो उस केस में प्रोजेक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब जैसे ये कोई वेक्टर है, जैसे वेक्टर या लाइन समझ लीजिए, और यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। अब इसका यदि हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ इनिशियल होगा वहीं फाइनल, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ आएगा नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए वो 0, तो प्रोजेक्शन इस केस में 0। डायरेक्शन कोसाइन, ये आप जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन होता था कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हमको बेसिकली पूछ रहा है कि कॉस थीटा यहाँ पर चूंकि 3 एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो तीनों डायरेक्शन में जो एंगल लेते थे हम लोग अल्फा बीटा गामा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो वही पूछ रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकलता है। समझिएगा, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यदि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दिस इज, लेट्स से इट इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये कोई हमारे पास वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ओपी वेक्टर। अब इस ओपी वेक्टर को, इसको हमने ए वेक्टर ए यहाँ दिया हुआ है, तो लेट्स से वेक्टर ए। अब इस वेक्टर का एक्स के साथ कितना एंगल है अल्फा, वाई के साथ इन्होंने कितना एंगल बनाया है बीटा, और जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज गामा। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज a1 i प्लस a2 j एंड दिस इज a3 k, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कॉस अल्फा कोसाइन ऑफ दिस एंगल, तो डायरेक्शन कोसाइन हमको कॉस अल्फा निकालना है, तो सोचिए कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे। तो कॉस अल्फा क्या हुआ, ये अल्फा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड दिस, तो भाई इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लीजिए, यूनिट वेक्टर मैंने लिया वेक्टर आई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर का, जैसे ए और बी होता था, ए और बी के बीच, ए और बी दो वेक्टर होता था और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता था, ए डॉट बी डिवाइड करते थे उसी के मैग्नीट्यूड से, दोनों के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ बोल रहा है कि ए का जो भी वेक्टर है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना वो निकालिए। तो कॉस अल्फा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आई का मैग्नीट्यूड। तो भाई ए डॉट आई, और ए का मैग्नीट्यूड यहाँ तो ठीक है, लेकिन आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब ज़रा समझिए, वेक्टर ए हमारे पास ऑलरेडी है, इसको आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली ए इंटू A1, तो ये मिलने वाला है हमको, मतलब ए को आई के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करें, ए वेक्टर आई है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो A1 डॉट दिस, तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है A1 आई प्लस A2 j प्लस A3 के वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई के साथ एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ से आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, आई डॉट आई 1 होगा और A1, तो ये बन जाएगा A1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली यदि हमको कॉस बीटा पूछे, सिमिलरली कॉस बीटा यदि पूछ रहा है, तो ये हैं किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। वाई डायरेक्शन में यदि हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो वो जे कैप होगा, और ये बन जाएगा
हम सिंपली इसको लिख सकते हैं ए डॉट जे कैप डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड जे का मैग्नीट्यूड। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा ए टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कॉस गामा यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट के कैप एंड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और जे का के का मैग्नीट्यूड, वेक्टर के कैप का मैग्नीट्यूड, ये आपको देने वाला है ए3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरीके से यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, ये कॉस अल्फा इक्वल टू दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज कॉस गामा। इस चीज़ का जिक्र और मतलब डिटेल में इधर उधर नहीं है, बल्कि ये इस तरीके से रिमार्क में इन्होंने दे दिया है। तो इस तरीके से आप इसको, ये जो ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, ये क्या है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर का मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स पर कितना है, वाई पर कितना है, जेड पर कितना है, तो आप मतलब निकाल सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। उसी तरह से इस तरीके से अब ये यहाँ पर एक्सरसाइज है 10.3। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड था। ये जो अभी लेक्चर चल रहा था वो थियोरेटिकल पोर्शन था कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत पड़ रही थी। अब ये सारी बातें लगा करके, जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, ये सारे कॉन्सेप्ट लगा करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन। तो उसमें जा करके हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।